स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इंपॉर्टेंट जीके देखेंगे और इस जीके में आपका सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्न शामिल होगा दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये वीडियो आपको जीके वाला प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसलिए चैनल पर जो है रेगुलर आप विजिट करते रहिए। अगर यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन देता है तो सही है, अगर नहीं मिलता है आपको तो रेगुलर चैनल पर आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखिए इसमें, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 71वें, 72वें, 73वें या 74वें? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और आपके प्री बीएड हो या प्री डीएड हो, इसमें संविधान से तो 3-4 प्रश्न पूछ लिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वें। याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। और ये केवल आपकी प्री बीएड प्री डीएड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आगामी जितने भी व्यापम द्वारा आयोजित आपका परीक्षा होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। याद रखिएगा, आपको सभी जो है कॉपी में नोट करते चलिएगा अगर आप जिस प्रश्न को भूल जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, खाली स्थान शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है। चालू लेखा, बचत लेखा, पूंजीगत लेखा, संपत्ति लेखा। ये अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा चालू लेखा। जो अर्थव्यवस्था से संबंधित मतलब बीकॉम जो पढ़े होंगे एमकॉम, उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि और उनको ये जो है ज़्यादा याद भी रहेगा। लेकिन जो साइंस से हैं, मैथ्स से हैं, वो इनको ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न साइंस मैथ्स वालों से नहीं बन पाता। इसलिए आप जैसे ये है सौदा व्यापार सेवा और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग चालू लेखा में आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठा सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला नागरिक पुरस्कार है? पद्म भूषण, परमवीर चक्र, पद्म विभूषण या भारत रत्न? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पद्म विभूषण है ये। याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न देखिए, जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? निम्न स्तरीय वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, पूरक वस्तुएं या स्थानापन्न वस्तुएं? जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूरक वस्तुएं। इन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। आपके भूगोल से संबंधित प्रश्न, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको खाली स्थान कहा जाता है? पठार, स्थल डमरू मध्य, प्रायद्वीप या वितरिका? देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे कहते हैं वितरिका। याद रखिएगा, जो समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का धारा जो है कम हो जाता है और अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है उसका प्रवाह, तो ये जो है आपका वितरिका कहा जाता है। प्रश्न देखिए, राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे? बिंदुसार प्रथम, देवभूमि प्रथम, स्कंदगुप्त प्रथम या राजराज प्रथम? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी राजराज प्रथम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए आपके भूगोल से फिर से आ गया प्रश्न, खाली स्थान वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल? ठंडा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान कहाँ है? तो गर्म रेगिस्तान जो है आपका अरावली क्षेत्र है, राजस्थान। लेकिन ठंडा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका लद्दाख। याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पर बोल दिया गया है वृहत हिमालय, तो हिमालय किधर आता है? लद्दाख भाग में, श्रेणी में, इधर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था किसके द्वारा मारा गया था दोस्तों? हसरत मोहिनी, वी सावरकर, उधम सिंह या जतिन दास? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इन्होंने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की ये जो है आदेश देने वाले थे, और नरसंहार इन्हीं के द्वारा किया गया। तो इनको किसने मारा? तो उधम सिंह, सरदार उधम सिंह।
ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, या समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, या सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इंपॉर्टेंट है ये भी। तो याद रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में भारत को दोस्तों सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखिए, संविधान को किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? धारा 28 के तहत, धारा 29, धारा 31 या धारा 32? संविधान को किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 32। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा जो है प्रश्न चाहिए, कौन सा टॉपिक जो है आपके लिए कठिन है, हिंदी है या शिक्षण अभिरुचि है, तो उसके आधार पर आप बताइएगा। और आप जो है आपका तैयारी आप किस बुक से कर रहे हैं या केवल यूट्यूब से कर रहे हैं, ये भी जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? साहित्य, सामाजिक सेवाएं, शास्त्रीय संगीत या राजनीति? पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शास्त्रीय संगीत से संबंधित है ये। ओलंपिक्स में किसने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? उसेन बोल्ट, कैटी लेडेकी, माइकल फेल्प्स या चेन लॉन्ग? तो देखिए, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा अधिक स्वर्ण पदक जो जीतने वाले हैं वो माइकल फेल्प्स हैं। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर और उपभोक्ता की आय को इस प्रकार समायोजित करने पर कि वह उसी बंडल को खरीद सके जिसे वह कीमत में परिवर्तन के पहले खरीदता था, वस्तु की इष्टतम मात्रा में हुए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? मांग का नियम, प्रतिस्थापन प्रभाव, चुनाव की समस्या या इष्टतम चुनाव? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद जरूर रखिएगा, क्योंकि आपका इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था है इससे प्रश्न पूछा जाता है। उससे संबंधित हम करंट अफेयर भी लाएंगे दोस्तों, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में जो करंट अफेयर होता है, सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी, ये जितने भी हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, उसे ज़रूर देखिएगा। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और खालिस्तान को नवाब बनाया गया था। मीर जाफ़र, मीर कासिम, हैदर अली या टीपू सुल्तान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया था और मीर जाफ़र को जो है नवाब बनाया गया था दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, ध्यान दीजिए इसे। भारत और खालिस्तान के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या पाकिस्तान? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन अधिकतर इसमें स्टूडेंट गलत करते हैं। यहाँ पर देखते हैं पाक जल संधि, तो पाकिस्तान लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी ये है दोस्तों आपके श्रीलंका। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देखिए, सार्क कृषि केंद्र किस शहर में स्थित है? इस्लामाबाद, ढाका, कोलंबो या काठमांडू? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ढाका। याद रखिएगा, ढाका इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने खालिस्तान जा पहुंचे। मद्रास, बम्बई, सूरत या अहमदाबाद? 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच
सत्याग्रह आंदोलन चलाने खालिस्तान जा पहुंचे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो देखिए ये जा पहुंचे थे अहमदाबाद। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न देखिए, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके? मल्च बनाना, समुच्च रेखीय रोधिकाएं, चट्टान बांध या रक्षक मेखलाएं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसे बोलते हैं रक्षक मेखलाएं। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है 49 नंबर, खालिस्तान अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है? संगुटिका, शैल, बलुआ पत्थर या ग्रेनाइट? अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी दोस्तों, ग्रेनाइट। याद रखिएगा, ऑप्शन डी ग्रेनाइट राइट आंसर रहेगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई खालिस्तान योजना का उद्देश्य भारत में सभी राज्यों, क्षेत्रों और जिलों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। पूरे देश का आम नागरिक, ऊर्जा गंगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नमामि गंगा योजना? तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई भारत में सभी राज्य, क्षेत्रों और जिलों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है योजना लागू किया गया। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान से। बाकी जो भी सामान्य ज्ञान रहेगा, करंट अफेयर, आपका हिस्ट्री, भूगोल है, जियोग्राफी, जितने भी हैं हम धीरे से कराते चलेंगे। अभी आपका टाइम तो कम बचा है क्योंकि एक बार आप पढ़ने से याद नहीं होता। इसी कारण से मैं बोलता हूँ कि आप जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है प्रश्न, उसे कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आप उसे देख पाएंगे। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अभी हमारे चैनल पर आए हैं, तो आप क्लास नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास नंबर 1, 2, 3 से स्टार्ट कीजिए। चाहे वो हिंदी हो, शिक्षण अभिरुचि हो, रीजनिंग हो या जीके हो, पहला क्लास से ही स्टार्ट कीजिए ताकि आपका जो एग्ज़ाम है अच्छा से क्लियर हो जाए और आप 70 प्लस नंबर लाने में सफल हो सके। क्योंकि देखिए एक और बात करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है इसमें। जो प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं, वो चाहे वो प्री बीएड हो या प्री डीएड हो, आप एग्ज़ाम दिलाते हैं तो पहला लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम आता है, चाहे वो 100 लोगों का नाम है, तो उसमें से जो भी जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं रेगुलर, तो उनको रेगुलर ले लिया जाता है। पहला लिस्ट में जिनका नाम आता है उनको रेगुलर ले लिया जाता है। लगभग इस 100 विद्यार्थियों में 20 रेगुलर एडमिशन ले लेते हैं। और यहाँ पर जो फीस होता है वो कम ही रहेगा, जैसे 40 से 45 हज़ार, क्योंकि रेगुलर एडमिशन ले रहे हैं। उसके बाद अगर आप सेकेंड लिस्ट में नाम आता है तो आपके लिए जो फीस है वो बढ़ जाता है। फिर वो आपने देखा होगा कि कोई भी विद्यालय है जो बीएड चलाता है, डीएड चलाता है, तो वहाँ क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 स्टूडेंट को ही रेगुलर रखते हैं अपने विद्यालय में। बाकी को रेगुलर होने नहीं देते, नॉन अटेंडेंस कराने के लिए मजबूर करते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। इसलिए अच्छा से मेहनत कीजिए, पहला लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि नॉन अटेंडेंस कराने के लिए वो बाध्य करते हैं और रेगुलर में एडमिशन नहीं लेते। इसे दिक्कत होता है। इस बार जो 2024 में बहुत सी सीटें लास्ट तक खाली रहा और अभी तक डीएड में उसमें अभी एडमिशन हो रहा है, इसी कारण से, क्योंकि ज़्यादा पैसे की मांग करते हैं और कोई एडमिशन नहीं लेते। इसलिए पहला और दूसरा लिस्ट में अपना थोड़ा नाम ले आइए, फिर रेगुलर में भर्ती हो जाइए। रेगुलर में आपका कम फीस लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो, अगर SCERT ने 30,000 लिखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 एक्स्ट्रा लेके 40,000 ही में एडमिशन लेंगे। लेकिन अगर आप नॉन अटेंडेंस कराने जाते हैं तो इस बार तो डीएड का भी 1 लाख तक हो गया है, बीएड का 1 लाख से ऊपर हो गया है नॉन अटेंडेंस में। और नॉन अटेंडेंस से इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल एग्ज़ाम दिलाने जाए, बीच बीच में आपको तंग किया जाएगा, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसी कारण से मेहनत कीजिए। एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। प्रथम जो चरण की वैकेंसी है वो इसी नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। 26 में एग्ज़ाम होगा। जैसे एग्ज़ाम होगा उसके 1 साल बाद दूसरा चरण का भर्ती लिया जाएगा, चुनाव से ठीक पहले।
तो अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, प्री बीएड करना चाहते हैं, बीएड आपके लिए अच्छा मौका है, दूसरा चरण आपके लिए खुला रहेगा, तो इसे ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।